मैं 13 साल की अनाथ थी जब मेरी शादी गांव के एक पहलवान से कर दी गई। शादी के बाद जब वो कमरे में आया तो मैं उसे देखकर डर गई और रोने लग गई। वह समझ गया कि मैं उससे डर रही हूँ तो मुझे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। यह रस्सी लो और हर रात मुझे इससे बांधना न भूलना, वरना इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं हर रात ऐसा ही करती। एक रात मैं कमरे में देर से आई तो वह सो रहा था। इस डर से कि पति जाग न जाए मैं रस्सी बांधना ही भूल गई। यूं ही 1 बजा तो जान निकल गई। मेरा नाम आलिया है। मेरा ताल्लुक लखीमपुर से है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा टेलर का काम करते थे और मम्मी गवर्नमेंट टीचर थी। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश और इत्मीनान थे। मैं मम्मी से ज़्यादा पापा के साथ अटैच थी। पापा मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते थे। वो बचपन से ही मेरी हर जिद पूरी किया करते थे। मम्मी अक्सर बोला करती कि आलिया को सर पर इतना मत चढ़ाओ, आप इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो, कल को इसे बड़ी भी तो होना है। और पापा अक्सर मम्मी की इस बात से चिढ़ जाया करते थे। वो कहते कि हम दोनों बाप बेटी के प्यार से जेलस होती हो, हमारी तो एक ही तो बेटी है। अगर मैं इसकी जिद पूरी नहीं करूँगा तो फिर मेरे कमाने का क्या फ़ायदा। ज़्यादातर पापा मुझे मम्मी के स्कूल चले जाने के बाद अपने साथ दुकान पर भी रखते थे। जब मैं 5 साल की हुई तो मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल का पहला दिन था। छुट्टी के टाइम मैंने मम्मी के साथ घर जाने से मना कर दिया। स्कूल के गेट से बाहर मैं जिद करके बैठ गई कि पापा लेने आएंगे तो ही मैं घर जाऊंगी। उस दिन मम्मी ने मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि वो मुझे लेने आ गए। उनको देखते ही मैं पापा की टांगों से लिपट गई और रोने लगी। पापा ने फौरन मुझे अपने सीने से लगाया और बोले, आलिया बेटा क्या हुआ है, इस तरह क्यों रो रही हो। तो मम्मी बोली, मैंने मारा है, आपने इसे इतना जिद्दी कर रखा है। जिद कर रही थी कि मैं पापा के साथ ही जाऊंगी। पापा ने मुझे गोद में उठाया, रास्ते में मेरी पसंद की चीजें मुझे दिलवाई, जिससे मैं मम्मी का थप्पड़ भूल गई और खुश हो गई। लेकिन मेरी वो खुशी ज्यादा देर की नहीं थी। जब एक दिन पापा को किसी की कॉल आई कि आपकी माँ का देहांत हो गया है। मेरे पापा का घर गांव में था। मम्मी की नौकरी की वजह से हमें लखीमपुर शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि मेरे ननिहाल वाले लखीमपुर के रहने वाले थे और शादी से पहले मम्मी लखीमपुर में ही जॉब करती थी। तो उन्होंने पापा को फोर्स किया कि हम लखीमपुर में ही रहेंगे। मेरी इतनी अच्छी जॉब है, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। मजबूरन पापा को भी गांव छोड़कर लखीमपुर में आना पड़ा। मेरी दादी पापा के लखीमपुर जाने पर खुश नहीं थी। वो अपने बेटे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन पापा भी मम्मी के हाथों मजबूर थे और वो अपनी रोती हुई माँ को छोड़कर मम्मी के साथ लखीमपुर शिफ्ट हो गए। पापा को लखीमपुर से आए हुए काफी अरसा गुजर चुका था। इस दौरान पापा सिर्फ एक मर्तबा दादी से मिलने के लिए गए। दादी की लाख मिन्नतें करने के बावजूद भी पापा वहाँ नहीं रुके और लखीमपुर वापस आ गए। कभी कभी पापा चाचू के पास फोन करके घर वालों की हालचाल मालूम कर लिया करते थे। पापा की याद में रो रो कर दादी की आंखों की रोशनी चली गई। पापा को किसी ने भी न बताया। पापा के गांव में न रहने की वजह से चाचू लोगों ने पापा को बहुत पराया कर दिया था। कुछ भी हो जाता वो लोग पापा को कभी कुछ नहीं बताते थे। एक दिन जब पापा दुकान पर थे तो पापा को किसी की कॉल आई कि दादी मर गई हैं। कॉल किसी रिश्तेदार ने की थी। ये खबर सुनने के बाद पापा बहुत रोने लगे। एक तो उन्हें अपनी माँ के चले जाने का दुख था और दूसरा ये दुख था कि उन्हें अपने सगे भाइयों ने नहीं बल्कि दूसरों ने दादी के मरने की खबर दी है। ये सब सोच सोचकर पापा का दिमाग चकराने लगा। वो जल्दी से घर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्हें क्या पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होगा। पापा ने मम्मी को साथ चलने के लिए कहा तो मम्मी ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि शुरू से ही मम्मी की दादी से नहीं बनती थी। मैं पापा के गांव जाने पर बहुत उदास थी, क्योंकि मैं कभी भी अपने पापा के बगैर नहीं रही थी। पापा मुझे प्यार करते हुए बोले, आलिया बेटा मैं जल्द आ जाऊंगा। मुझे आज भी पापा का चेहरा याद है, जब उन्होंने घर के दरवाजे से निकलते हुए मुड़कर मेरी तरफ देखा था। पापा को गांव गए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे जब चाचू की कॉल भी मम्मी के पास आई तो बोले कि भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद मम्मी जैसे सदमे में आ गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से मम्मी को संभाला। मम्मी ने फ़ोन करके मामा को बताया तो उन्होंने हमारे जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। हमारा सारा सफ़र रोते हुए गुजरा। जब हम दादी के घर पहुंचे तो पापा की सौ देकर हम माँ बेटी पर गम के पहाड़ टूट गए। मेरे लिए एक गम के बाद दूसरा गम था। पहले मैंने अपनी दादी को खोया, जिनका प्यार कभी मैंने देखा नहीं था, और अब पापा का गम, जिसने हमें निढाल कर दिया था।
हम 3 दिन वहाँ रहने के बाद वापस घर आ गए। किसी ने भी हमें वहाँ रुकने के लिए नहीं कहा था। पापा के चले जाने के बाद हमारी जिंदगी बहुत बदल गई थी। पापा के चले जाने के बाद मम्मी न सिर्फ स्कूल में पढ़ाती बल्कि घर में बच्चों को ट्यूशन दिया करती थी, जिससे हमारा गुजर बसर हो रहा था। पापा के होते हुए मम्मी को किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी मम्मी पर आ पड़ी थी। एक दिन जब मैं और मम्मी स्कूल से वापस आ रही थी तो गली के नुक्कड़ पर हमें मकान मालिक मिला और मम्मी से बोला कि मुझे घर का रेंट आज और अभी चाहिए। जब मम्मी ने उसे कहा कि मेरे पास अभी नहीं है, जब तनख्वाह मिलेगी तो मैं दे दूंगी, वह बदतमीजी पर उतर आया। वह बोला मेरा घर खाली कर दो। जैसे तैसे करके मम्मी ने उसे घर का किराया दिया। मम्मी की एक दोस्त ने मम्मी को सलाह दिया कि क्यों तुम इतने बड़े घर में अकेली रहती हो, तुम कोई छोटा घर क्यों नहीं रेंट पर ले लेती, ताकि तुम्हें किराया देने में भी आसानी हो। इस तरह हम वह घर छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, जो बिल्कुल छोटा सा था। इस घर का मालिक और उसका बेटा बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। मम्मी जानती थी कि वह शरीफ इंसान नहीं है, इसलिए मम्मी जहाँ कहीं भी जाती मुझे अपने साथ ही रखती थी। कभी कभी तो वह मुझसे इतना चिढ़ जाती कि गुस्से में बोलती कि तेरा बाप तुझे भी अपने साथ ही ले जाता। मम्मी ने मुझे जमाने की गर्म हवाओं से बचाकर रखा हुआ था। पापा के चले जाने के बाद मेरे चाचू लोगों ने हमारा हाल तक न पूछा था। मम्मी के अपनों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। इस मुश्किल घड़ी में हम माँ बेटी दोनों तन्हा थे। जब कभी भी मम्मी मुझे तन्हा घर छोड़कर जाती तो एक अजीब सा खौफ हमेशा उनके साथ रहता था। एक दिन बैठे बैठे पता नहीं मम्मी के दिमाग में क्या बात आई कि वह मुझसे बोली, आलिया मैं तुम्हारी शादी करके तुम्हारे फर्ज से आज़ाद होना चाहती हूँ। तुम्हारा बाप तो इस दुनिया में नहीं रहा, मैं अकेली विधवा औरत तुम्हारी कब तक जिम्मेदारी उठाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं, ताकि तुम्हारा पति तुम्हारा रक्षक हो और मेरी परेशानी खत्म हो जाए। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी अकेली रह लूंगी। मम्मी ने मेरे रिश्ते की बात चलाई तो साथ वाली पड़ोसी ने बताया कि अलीपुर चट्ठा गांव में एक पहलवान का रिश्ता है, अगर तुम कहती हो तो मैं बात चलाऊं। मैं अनाथ थी तो वह मुझ पर तरस खा रही थी। मम्मी ने कहा कि तुम लड़के वालों को कहो कि वह आकर आलिया को देख लें। अगर आलिया उन लोगों को पसंद आ गई तो फिर मैं जाकर लड़का देख आऊंगी। पड़ोसी बोली, लड़का देखने की क्या जरूरत है, लड़का तो हीरा है, ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी शादी है, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी। इस उम्र की लड़कियां तो खिलौनों के साथ खेलना पसंद करती हैं। मैं खामोश रही क्योंकि मैं खुद को मम्मी पर बोझ समझने लगी थी। लड़के वाले मुझे देख कर गए तो मैं उन्हें पसंद आ गई थी। मेरी शादी में सिर्फ 5 लोग ही शामिल थे। इस तरह मैं अपनी माँ को दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर न चाहते हुए भी लखीमपुर से अलीपुर चट्ठा चली गई। जब मेरी नज़र मेरे पति पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह मुझसे उम्र में काफी बड़ा था। मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मेरी शादी उस पहलवान से कर दिया गया। मैं किस्मत को कोसती या माँ को, जिसने इतनी कम उम्र में मेरी शादी कर दी। जब मैंने उस घर में कदम रखा तो मुझे अपनापन का एहसास हुआ। मेरी सास मुझे कमरे में ले गई। वह मुझे कमरे में छोड़ने के बाद कमरे से बाहर चली गई। मैं डर और खौफ के मारे खुद में सिमट कर बैठी हुई थी। जब मेरा पति कमरे में आया तो मैं उसे देखकर डर गई और रोने लगी। वह समझ गया कि मैं उससे डर रही हूँ। वो मेरे पास आकर बैठा और मुझे समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत छोटी हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। यह रस्सी लो और हर रात मुझे बांधना ना भूलना, वरना इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं पहले ही डर और खौफ के मारे बैठी हुई थी, अब तो डर के मारे मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। पता नहीं यह ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर मैं उठी, रस्सी पकड़ी और कांपते हुए हाथों के साथ अपने पति को बांधने लगी। पति को बांधने के कुछ देर बाद वह सो गया, लेकिन सारी रात मैंने बैठकर गुजारी। मेरे जहन पर एक ही बात सवार थी कि पता नहीं उसको न बांधने से क्या होगा। दूसरी तरफ मुझे सारी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह जब मेरी सास और मेरी नंदों ने मुझे देखा तो वह बोली, क्या तुम सारी रात रोती रही हो, तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं। मैं कुछ भी न बोली। मेरा पति पास ही खड़ा था, उसने नजरें झुका दी। अब तो यह रोज का रूटीन हो चुका था। जब भी मेरा पति कमरे में आता तो मैं उसे रस्सी से बांध देती। उसने मुझे कभी भी खुद को बांधने से नहीं रोका था, बल्कि जब भी मैं उसे बांधने लगती तो वह खुद अपने हाथ आगे कर लेता। उसे बांधते हुए मुझे उस पर तरस आता, लेकिन मैं क्या करती। इस बात का किसी को भी नहीं पता था कि मैं अपने पति को हर रोज रात को रस्सी से बांध देती हूँ। एक दिन जब मेरी ननद मेरे कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने वह रस्सी वहाँ पड़ी हुई देखी तो मुझसे पूछने लगी, आलिया ये रस्सियाँ यहाँ क्या कर रही हैं। मैं चुप कर गई। उसके दोबारा पूछने पर मैं अनजान बनने का इजहार कर दिया, जैसे कि मुझे कुछ पता ही ना हो।
उसने रस्सी उठाई और बाहर फेंक दी। मैं बहुत परेशान थी। एक खौफ था जो मेरे सर पर मंडरा रहा था। शाम के वक्त मेरा पति घर आया तो मैंने उसे बताया कि आपकी बहन ने रस्सी घर से बाहर फेंक दी है। तो वह बोला, तुम परेशान मत हो, स्टोर रूम में ऐसी बहुत सी रस्सियां पड़ी हुई हैं जिनसे तुम मुझे बांध सकती हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इस बारे में घर के किसी भी सदस्य को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बोली, जी नहीं बताऊंगी। मेरी शादी को तकरीबन साल होने वाला था। मैं अपनी नंदों के साथ घर के कामकाज में उनका हाथ बटाती थी। गांव में काम ज़्यादा होता है, इसी वजह से रात को मैं इस कदर थक जाती थी कि मुझे अपनी होश भी नहीं रहती थी। एक रात मैं कमरे में देर से आई तो वह सो रहा था। इस डर से कि वह जाग न जाए मैं रस्सी बांधना भूल गई। बिस्तर पर लेटते ही मैं नींद की वादियों में चली गई। मेरे सोच में भी नहीं था कि रस्सी न बांधने की कितनी बड़ी सजा मुझे चुकानी पड़ेगी। मैं आराम सुकून की नींद सो रही थी। जब रात को तकरीबन 1 बजे का टाइम था तो मुझे अपनी गर्दन पर किसी के हाथों का दबाव महसूस हुआ। मैंने जल्दी से आंखें खोली और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथों की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि मैं उठ न सकी। मैं बेयकीनी से उस शख्स की तरफ देख रही थी जो मेरा हमसफर था, लेकिन मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था। मैं खुद को उसके हाथों से आज़ाद करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। उसकी तरफ देखकर मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसने कोई नशा वाली चीज़ खाई हो। कुछ देर के बाद उसने खुद ही मुझे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया और आंखें मूंदकर एक तरफ सो गया। मैं बैठी कितनी ही देर रोती रही। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह का उजाला हर तरफ फैल गया। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास मेरी तरफ देखकर बोली, आलिया बेटा, तबीयत ठीक है ना? तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। उनके इतना कहने पर ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैं चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक न पाई तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और बोली, अब बताओ क्या बात है? क्या किसी ने कुछ कहा है या किसी की कोई बात बुरी लगी है? तो बताओ मुझे। मैंने उनको बताया कि उनके बेटे ने मेरे साथ क्या किया है, मुझे जान से मारने पर तुला हुआ था। यह सब सुनने के बाद मेरी सास बहुत परेशान हो गई। मेरी सास बोली, तुम फिक्र न करो, मैं उससे बात करूंगी कि उसने क्यों ये हरकत की है। मैंने कहा, नहीं माँ जी, आप उनसे बात नहीं करेंगी। मुझे बहुत डर लगता है, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो वाकई मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं खुद ही उनसे बात करूंगी। लेकिन रात को जब जितेंद्र कमरे में आए तो मेरी उनसे पूछने की हिम्मत न हुई। कमरे में आने के बाद मैंने उन्हें रस्सी से बांधा। उनका रवैया मेरे साथ ऐसा था जैसे कोई बात ही न हुई हो। मैं हैरान थी कि यह शख्स इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, जबकि इसने रात को मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। आखिर क्यों मेरा पति मुझे खुद को बांधने के लिए कहता है। इसी कसम में मुझे पता ही न चला कि कब मेरी आंख लग गई। जब सुबह आंख खुली तो मेरा पति अपनी जगह बेखबर सो रहा था। जब मैं रस्सी खोलने के लिए उसके पास गई, रस्सी खोलते हुए मेरे हाथ रुक गए। मैं आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत मासूमियत थी। मैं सोचने लगी कि यह इंसान किसी की जान कैसे ले सकता है जो इतना मासूम है। जरूर कोई और बात है जो मैं समझ नहीं पा रही। इतनी देर में मेरे पति की आंख खुल गई। वह मुझे अपने करीब देखकर मुस्कुराया और बोला, लगता है आज मेरी छोटी सी बीवी को मुझ पर बहुत प्यार आ रहा है, जो मेरी तरफ इतने प्यार से देख रही है। मैं एकदम से उठ खड़ी हो गई तो वह बड़े प्यार से मुझे अपने करीब करते हुए बोला, क्या बात है, तुम कुछ दिनों से मुझे परेशान लग रही हो। क्या घर में कोई बात हुई है? देखो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जो भी बात हो मुझसे किया करो, उदास मत रहा करो। तुम्हारे चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अपने डर की वजह से मैं अपने पति को कुछ भी न बता सकी। कल रात उसने मेरे साथ क्या किया है। वह मेरा हाथ हिलाते हुए बोला, किन सोचों में गुम हो गई हो तुम? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, और फिर मैंने क्यों परेशान होना है। इस बात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरा दिल मम्मी से मिलने के लिए उदास था। मैं अपनी सास की इजाज़त लेकर अपने पति के साथ मम्मी के घर चली गई। मेरी शादी के बाद मम्मी काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। कोई भी उनकी देखभाल के लिए नहीं था। खैर, हम एक रात के लिए वहाँ गए थे। मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना खाने के बाद मेरा पति सोने के लिए कमरे में चला गया। मैंने जल्दी से सारे बर्तन समेटे और किचन में धोने के लिए बैठ गई। किचन का काम समेटते हुए मुझे काफ़ी वक्त लग गया। किचन से फ्री होकर मैं अपनी मम्मी के पास जा बैठी ताकि उनसे अपने दिल की बात कह सकूं, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। जब मैंने सारा बात अपनी मम्मी को बताया तो वह सुनकर बहुत परेशान हुई और बोली, आलिया, मैं तुम्हारी सास से बात करूंगी। मैंने मम्मी को मना कर दिया कि वह तो खुद परेशान है कि मेरे पति ने ऐसा क्यों किया।
आखिर इसकी क्या वजह है? मैं मम्मी पर कंबल देती हुई बोली, अच्छा मम्मी, अब आप सो जाएं, मैं भी सोने जा रही हूँ। लेकिन जब मैं कमरे में गई तो कमरे की पूरी हालत बिगड़ी हुई थी। कोई भी चीज अपने ठिकाने पर मौजूद नहीं थी। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा। मेरा पति हर चीज उठाकर जमीन पर फेंक रहा था और मैं बुत बनी उसकी तरफ देखे जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह यह सब क्या कर रहा है। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मेरी तरफ लपका। मैं वहां से भागते हुए कमरे में गई और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मम्मी जो सो रही थी एकदम से उठकर बैठ गई और बोली, आलिया बेटा, क्या हुआ है? मैं इस कदर सहमी हुई थी कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहे थे। काफ़ी देर मैं दरवाजे के आगे खड़ी रही, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खटखटाया। आधी रात के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वह चारपाई पर सोया हुआ था। मुझे उससे इस कदर खौफ आ रहा था कि मैंने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह रात मैंने दरवाजे के साथ टीक लगाकर और बैठकर गुजारी। सुबह होते ही मैंने मम्मी से इजाज़त ली और अपने ससुराल अपने पति के साथ आ गई। फिर से वही सूरत हाल था। उसका रवैया मेरे साथ ऐसे था जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। मैं इस कदर परेशान थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे अपने दिल की हाल बताऊं कि मेरे साथ क्या बीत रही है। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात की कि क्या आपका बेटा शादी से पहले भी ऐसी हरकतें करता था जैसे कि अब करता है? वो कहने लगी, बेटी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसने कभी किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं की है। मेरा बेटा किसी की जान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो खुद परेशान हूँ कि वह ऐसा क्यों करता है। मैं बोली, माँ जी, क्यों न उन्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। शायद हमें पता चले कि वो यह सब क्यों करते हैं। क्या उनका कोई दिमागी मसला है या इसकी कोई और वजह है? अभी हम ये बातें कर रहे थे कि इतने में मेरा पति मेरे सर पर आ खड़ा हुआ और बोला, किसके दिमाग के मसले की बात कर रहे हो तुम लोग? इतना सुनने की देर था कि मेरा रंग फीका हो गया। अगर मेरे पति ने मेरी बात सुन ली हुई तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरी सास ने बात टाल मटोल कर दी, वरना पता नहीं उस दिन क्या होता। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं जल्दी से उठकर कमरे में चली गई। रात हुई तो सारे काम निपटाने के बाद जब मैं कमरे में आई तो मेरा पति बेचैनी से टहल रहा था। मुझे देखकर वह एकदम रुक गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जब उसके करीब गई तो वह मुझसे बोला, आलिया, मुझे नींद आ रही है, जल्दी से रस्सी लो और मुझे बांध दो। तो मैं उसे बांधने के बाद अपनी सास के कमरे में गई। मेरी सास खुद अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान थी। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह यह सब क्यों कर रहा है और फिर करके भूल भी जाता है। मैं अपनी सास से बोली, माँ जी, क्यों न जितेंद्र को शहर किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। हो सकता है कि उसे कोई ऐसी बीमारी हो जो इलाज करवाने से ठीक हो जाए। तो वह बोली, आलिया बेटा, ठीक है, मैं जितेंद्र से बात करूंगी। बहुत जल्द हम जितेंद्र का चेकअप करवाने के लिए शहर जाएंगे। माँ जी के ऐसा कहने पर मुझे बहुत सुकून सा महसूस हुआ। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उन्होंने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली थी। वह मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझती थी। दूसरी रात को जब पति घर लौटा तो मेरी सास ने उससे दबे लफ्जों में बात की कि मैं तुम्हें डॉक्टर से चेक करवाना चाहती हूँ। तो वो एकदम से गुस्से से उछल पड़ा कि मुझे क्या हुआ है जो आप मुझे डॉक्टर से चेक करवाएंगी? मुझे ऐसी कौन सी बीमारी है जो आप मेरा चेकअप करवाना चाहती हैं? मुझे नहीं जाना किसी भी डॉक्टर के पास। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी ये बात सुन रही थी। जब वह बाहर निकलने लगा तो मैं माँ जी के कमरे में गई। माँ जी मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, आलिया बेटा, मैंने उससे बात की है, वो मेरी बात नहीं मान रहा। हालांकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मेरी कोई बात टाली हो। पता नहीं जितेंद्र अब ऐसा क्यों हो गया है। आलिया बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मैं बोली, जी माँ, कहिए। तो बोली, तुम ही हो जो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मना सकती हो। तुम उसकी बीवी हो, उसकी हमसफर हो, तुम्हारी बात जरूर मानेगा। और फिर जो बात प्यार से मनवाई जाए उसे कभी कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं बोली, माँ जी, मुझे जितेंद्र से बहुत खौफ आता है। मुझे तो हर वक्त ही खटका लगा रहता है कि कहीं वो मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे। मैं बात कैसे कर सकती हूँ? अगर उसने गुस्से में आकर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो? माँ जी बोली, बेटा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तुम आज ही जितेंद्र से बात करो। कल सुबह होते ही हम शहर के लिए निकल जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर तुम उसे प्यार से कहोगी तो वह तुम्हारी बात कभी नहीं काटेगा और शहर जाने के लिए राजी हो जाएगा। मैंने जितेंद्र से बात करने के लिए हामी भर ली। जितेंद्र से बात करने के लिए जब मैं कमरे में गई तो वह कमरे में मौजूद नहीं था। मैं उसे ढूंढती हुई टीवी लॉन्ज में आ गई। वह सोफे पर बैठा था, पता नहीं किन सोचों में गुम था। मेरी आहट सुनकर वह मेरी तरफ मुड़ा और बोला, क्या बात है? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो?
मैं बोली, हाँ, माँ जी चाहती हैं कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाएं। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं किसी बीमारी में हूँ? मैं बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आखिर चेकअप करवाने में क्या हर्ज है? तो वो मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, ठीक है, मैं अपनी बीवी की बात कैसे टाल सकता हूँ? माँ से कहना कि तैयार रहें, सुबह हम चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। अगले दिन सुबह सवेरे मैं और जितेंद्र डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए घर से निकल गए। माँ जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वह हमारे साथ न चल सकी। डॉक्टर कृष्णा बहुत मशहूर और अच्छे डॉक्टर थे। हम उनके क्लिनिक गए। हम वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जो ही हमारा नंबर आया, मैं और जितेंद्र डॉक्टर के कमरे में गए। जाते ही डॉक्टर ने हमारा मसला पूछा, जो कि जितेंद्र के बजाय मैंने बयान किया, तो जितेंद्र हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने डॉक्टर को बताया कि एक रात जितेंद्र ने मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मैं हैरान इस बात पर थी कि वह अगली सुबह बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर ने कुछ बातें जितेंद्र से भी पूछी। मैंने डॉक्टर को यह भी बताया कि मैं हर रात जितेंद्र को एक रस्सी से बांधती हूँ। एक दिन मैं उसे बांधना भूल गई, तो पता नहीं क्यों जितेंद्र मेरा गला दबा रहा था। डॉक्टर ने हम दोनों की बात सुनने के बाद बताया कि आप टेंशन मत लें, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इनको नींद में चलने की बीमारी है। नींद में उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि वो क्या करते हैं। आप फिक्र मत करें, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, जो आप बकायदा से इन्हें देते रहना, और अब इन्हें रस्सियों से बांधने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस दवाई के एक दिन के इस्तेमाल से आपको थोड़ा फर्क नज़र आएगा। हम दोनों डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए क्लिनिक से बाहर आ गए, तो मेरे पति बोले, अगर हम शहर आ ही गए हैं तो चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे से होटल से खाना खिलाता हूँ। खाने के दौरान जितेंद्र मुझसे बोला, आलिया, क्या वाकई मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद को कोसता रहता। मैं बोली, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने कौन सा जानबूझकर ऐसा किया था। खाना खाने के बाद हम गांव जाने वाली बस में बैठ गए। जब हम घर पहुंचे तो माँ जी बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही थी। मैंने माँ जी को तसल्ली दी कि डॉक्टर ने कहा है कि ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। यह सुनने के बाद माँ जी बहुत खुश हुई। वह मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, यह सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो सका है। भगवान तुम जैसी बहू हर किसी को दे। मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अब जितेंद्र पहले से बेहतर हैं। नींद में चलने की आदत तो उन्हें अभी भी है, मगर वह अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करते जिससे कि मुझे तकलीफ हो। अब मैंने उन्हें कभी रस्सी से भी नहीं बांधा। मैं अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। ऐसा नेक और अच्छा पति मिलने पर भगवान का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।